हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे जियोग्राफी यानी भूगोल। आज हम देखेंगे भूगोल क्या है। भूगोल के बारे में आज हम जानेंगे। चलिए देखते हैं जियोग्राफी यानी भूगोल। जियोग्राफी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ था। जैसे एक है जियो और दूसरा है ग्राफी। यहाँ पे जो जियो जियो का मतलब होता है, जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन। जियो का मतलब पृथ्वी और ग्राफी का मतलब वर्णन, यानी जिसमें हम पृथ्वी का वर्णन करते हैं वही कहलाता है हमारा जियोग्राफी अर्थात भूगोल। अब हम देखते हैं इस पृथ्वी पर किस प्रकार के वातावरण, किस प्रकार के स्थल, जल, वायु, तीन भागों में बटा हुआ है पृथ्वी हमारा। अब हम देखते हैं इन तीनों मंडलों में स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल में रहने वाले एक जीव जीव होते हैं। स्थल मंडल में भी जीव रहते हैं, जल मंडल में भी जीव रहते हैं, वायुमंडल में भी जीव रहते हैं। हम तीनों को मिलाकर एक जीव मंडल का निर्माण करते हैं। अब हम देखते हैं भौतिक भूगोल क्या होता है। भौतिक भूगोल ऐसा भूगोल जिसमें हम स्थल, जल, वायुमंडल का वर्णन करते हैं उसे हम भौतिक भूगोल कहते हैं। अब हम देखते हैं, ये तो भौतिक भूगोल हो गया। इसके बाद अगला पॉइंट आता है मानव भूगोल। मानव भूगोल में हम देखेंगे कि जिसमें मानव की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाए वही कहलाता है मानव भूगोल। अब हम देखते हैं पृथ्वी के में प्रकृति जो है और पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य जो है किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित थे और संबंधित हैं। तो पुराने समय में ये कहा गया कि पहले नियतिवाद आया यानी भाग्यवाद। भाग्यवाद को प्रतिपादित करने वाले रैंडचन ने कहा कि जो हमारा प्रकृति है वो प्रकृति जो है हमारा मालिक है और हम उसके दास हैं। प्रकृति जो हमें प्रदान करेगी हम उसका सेवन करेंगे, उसका उपभोग करेंगे, उसके साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। यही था नियतिवाद या भाग्यवाद जिसे प्रतिपादित किया था रेंडचल ने। अब हम देखते हैं इसका दूसरा पार्ट है संभावनावाद या आशावाद। आशावाद को प्रतिपादित करने वाले डिब्लास ने बताया कि जो है प्रकृति मालिक नहीं है, मालिक जो है मनुष्य है। मनुष्य इस प्रकृति में अपने अनुसार परिवर्तन करके अपार अवसरों की संभावनाओं के द्वार खोल सकता है। इस प्रकार से इन्होंने संभावनावाद में इसे कहा कि मनुष्य जो है मालिक है, इसमें प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है। अब हम इसके बाद आया नवनियतिवाद। नवनियतिवाद में ये देखा गया कि हम प्रकृति में उतना ही परिवर्तन करेंगे जितना कि प्रकृति हमें दे सके। हम किसी प्रकृति से उतना ही लेंगे जितना प्रकृति दे सके, जिससे कि हमारी प्रकृति में ज़्यादा परिवर्तन ना हो। यही था नवनियतिवाद। इसको प्रतिपादित किया था ग्राफिट टेलर ने। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, ये जो विचारधारा थी ग्राफिट टेलर की, इसे एक और नाम से जाना जाता है। विचारधारा को ट्रैफिक विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। जिस प्रकार से हम ट्रैफिक पे चलते हैं और जब ट्रैफिक क्लियर नहीं होता है तो हम पहले देखते हैं, उसके बाद रुकते हैं, तब उसके बाद जाते हैं। उसी प्रकार ग्राफिट टेलर ने कहा कि हम प्रकृति को पहले देखें, समझें, उसके बाद हम उसमें परिवर्तन करें कि प्रकृति हमें इतना प्रदान कर सकती है कि नहीं। यही विचारधारा नवनियतिवाद रही। ये जो विचारधारा है ग्राफिट टेलर की, ये जो है पोषणीय विकास की बल देता है, यानी कि हमारा प्रकृति भी बना रहे और हमें विकास भी हो। इस पर जोर देता है ग्राफिट टेलर का नवनियतिवाद। अब हम देखते हैं भूगोल के जनक, भूगोल के पिता किसे कहा गया। भूगोल का पिता जो है हिकैटियस को माना जाता था। प्राचीन भूगोल के पिता किसे माना जाता था, हिकैटियस को। लेकिन जो व्यवस्थित भूगोल हुआ
उसके पिता माने गए इरेटोस्थनीज को माना गया। इरेटोस्थनीज पहले साइंटिस्ट से जिन्होंने जियोग्राफिया शब्द का इस्तेमाल किया। जियोग्राफिया का शब्द का इस्तेमाल किया और उसके बाद इन्हें व्यवस्थित भूगोल के पिता के रूप में सम्मानित किया गया, इरेटोस्थनीज को। उसके बाद हम देखते हैं आधुनिक भूगोल। आधुनिक भूगोल जब आया तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही हम्बोल्ट को तब उसके बाद भूगोल का पिता माने जाने लगा। आधुनिक भूगोल के पिता हम्बोल्ट को माना जाने लगा। अब देखते हम, ये तो हो गया आपका भूगोल, जो पूरा भूगोल है, जियोग्राफी है, उसके बारे में संक्षिप्त परिचय। अब उसके बाद हम देखते हैं एक एक भूगोल के बारे में, जैसा है खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान, अब हम देखते हैं इस खगोल विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, किसको कहा जाता है? कॉपरनिकस को माना गया था। क्या? खगोल विज्ञान का पिता। उसके बाद इसमें अनेक साइंटिस्ट आए, जैसे गैलीलियो, कैपलर, और उसके बाद एक आए हब्बल। तो कैपलर ने बताया कि ये जो कोई ग्रह है किस प्रकार से सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है, किस प्रकार से परिक्रमण कर रहा है, उसकी कितनी स्पीड है, सूर्य के किस तरफ, किस कक्षा में, किस जगह, किस फोकस पर जो है ग्रह स्थित है और अपनी कक्षा में चक्कर लगाता हुआ घूमता रहता है। और गैलीलियो साहब ने ये दिया था, अपना टेलीस्कोप एक विकसित किया था, जिससे हम ब्रह्मांड का अध्ययन करने लगे और काफ़ी चीज़ें इससे हम ज्ञात भी किए। अब उसके बाद आते हैं तो इनकी बाद में गैलीलियो की जो टेलीस्कोप था वो ज़्यादा काम नहीं किया। उसके बाद आए हब्बल। हब्बल ने अपना टेलीस्कोप दिया, जिससे कि ब्रह्मांड की अत्यधिक सूक्ष्मता से ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाने लगा। इसलिए जो हब्बल का टेलीस्कोप है वो ज़्यादा उपयोगी माना जाने लगा। अब हम देखते हैं आगे ब्रह्मांड। ब्रह्मांड कैसे बना हुआ है? ब्रह्मांड माने यूनिवर्स। यूनिवर्स हमारा कैसे बना हुआ है? ब्रह्मांड हम देखेंगे कि ब्रह्मांड दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ था। एक चमकने वाली चीज़ें ब्रह्मांड में पाई जाती हैं, ठीक, और दूसरा बिना चमकने वाली चीज़ें पाई जाती हैं। चमकने वाली चीज़ों में भाई तारे हैं, और बिना चमकने वाली चीज़ों में ग्रह हैं, जिसके पास लाइट नहीं होती है स्वयं की, ठीक। जब हम ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि जो ब्रह्मांड है वो अधिकतम द्रव्यमान जो है चमकने वाली चीज़ों से मिलकर बना होता है। अर्थात क्या? अधिकतर तारों से मिलकर बना होता है, जो स्वयं चमकते रहते हैं, स्वयं ऊर्जा का उत्सर्जन करते रहते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और हीलियम के बने होते हैं और इसका नाभिकीय संलयन होता रहता है। हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन का नाभिकीय संलयन होकर हीलियम होता रहता है और इससे एनर्जी उत्पन्न होती रहती है, जिससे कि तारे चमकते रहते हैं और हम तक, अन्य ग्रहों तक जिसके पास चमक नहीं है, जिसके पास चमक नहीं है, स्वयं के हाइड्रोजन हीलियम नहीं है, उन तक ऊर्जा पहुंचती रहती है प्रकाश के रूप में। जैसा कि आप लोग ये रिएक्शन देख रहे होंगे, यहाँ पे दो हाइड्रोजन का हमने परमाणु लिया, उससे एक मर्ज करा के एक हाइड्रोजन परमाणु लिए, उसके बाद मर्ज करा के दो उससे मिलकर हाइड्रोजन अणु का निर्माण हुआ। जब अणु का निर्माण होता है तो कुछ मास की कमी आ जाती है, जो मास की कमी आ जाती है वह एनर्जी के रूप में परिवर्तित हो जाता है और वही हम तक प्रकाश के रूप में पहुंचता रहता है। यही नाभिकीय संलयन है, इसी से हमें ऊर्जा प्राप्त होती रहती है। इस तरह से नाभिकीय संलयन से हमारे पृथ्वी पर सूर्य से निरंतर प्रकाश आते रहते हैं
और सूर्य में नाभिकीय संलयन की क्रिया चलती रहती है और हम तक सूर्य की रोशनी पहुंचती रहती है, उसी से हमारे यहाँ उजाला होता है। ये तो रहा हमारा ब्रह्मांड। अब ब्रह्मांड की हम देख लेते हैं संरचना। ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड की संरचना हम देखते हैं। ब्रह्मांड की सबसे छोटी इकाई तारा है। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, ब्रह्मांड की सबसे छोटी इकाई क्या है? तारा है। कई तारों को मिलकर, सभी तारों को मिलकर एक तारामंडल का निर्माण होता है। तारामंडल का निर्माण हो गया। तारामंडल का निर्माण होने के बाद जब कई तारामंडल एक दूसरे से पास आते हैं या फिर कई तारामंडलों को एक साथ देखा जाता है तो उसे कहते हैं निहारिका। निहारिका। अब हम जब कई निहारिकाओं को एक साथ देखेंगे तो हम उसे क्या कहेंगे? ब्रह्मांड। अर्थात हमारे ब्रह्मांड की सबसे छोटी इकाई है तारा और सबसे बड़ी इकाई है निहारिका। हर निहारिका में कई तारामंडल होते हैं, तारामंडलों में कई तारा होते हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं हमारा जो ब्रह्मांड है वो बहुत विशाल है। ब्रह्मांड विशाल है और यह आज भी फैल रहा है, जिसकी जानकारी हमें रेड विस्थापन, रेड या रेड शिफ्ट से मिलती है। रेड शिफ्ट अब हम क्या समझते हैं? रेड शिफ्ट को हम जानेंगे। रेड शिफ्ट क्या होता है? जब कोई तारा हमसे दूर जाता हुआ दिखाई देता है, दूर जाता है तो वह लाल रंग का दिखाई पड़ने लगता है, उससे लालिमा आने लगती है। यानी कि अगर कोई तारा हमें लाल रंग का दिखाई देता है तो हम जान जाते हैं कि वह हमसे दूर जाता है। ठीक इसी को हम क्या कहते हैं? रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट है। अब हम देखते हैं इसको प्रतिपादित करने वाले डॉपलर। इसे डॉपलर ने दिया था, इसलिए इसे डॉपलर प्रभाव भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं जब हम टेलीस्कोप से निहारिका को अपने देखते हैं तो ये लाल रंग का दिखाई देने लगा। तो इस लाल रंग से हम क्या समझते हैं? लाल रंग से यही समझ आता है कि हमारी जो निहारिका है वो हमसे दूर जा रही है। हमारे जो तारे हैं वो लाल रंग के दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये हमसे दूर जा रहे हैं। यानी हमें इसमें डॉपलर के इफेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। डॉपलर का रेड शिफ्ट दिखाई दे रहा है, लाल विस्थापन दिखाई दे रहा है। यानी हमसे दूर जाने का मतलब हमारा ब्रह्मांड जो है विस्तृत हो रहा, हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है। इसे लाल विस्थापन का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक, इससे यह समझ आता है कि हमारा ब्रह्मांड जो है विशाल भी है और इस समय फैल भी रहा है। तो हम देखेंगे अब हमारे जो ब्रह्मांड में तारे हैं, तारों का निर्माण कैसे होता है। तारों का निर्माण ऐसे होता है, जब हमारी निहारिका में हाइड्रोजन और हीलियम के गैसीय बिखरे हुए होते हैं गैसीय रूप में। जब ये पिंड गैसीय फॉर्म में फैले हुए होते हैं तो हम इसे क्या कहा जाता है? नेबुला कहते हैं। जब इस नेबुला का घनत्व बढ़ता है, जब इस नेबुला का घनत्व बढ़ जाता है तो हाइड्रोजन नाभिक पास पास जुड़ने लगते हैं। इस नाभिक के जुड़ने से नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। इस नाभिकीय संलयन की क्रिया से अत्यधिक ताप उत्पन्न होता है, जिससे कि हमारा गैसीय पिंड चमकने लगता है। ठीक, इस चमकते हुए पिंड को हम क्या कह देते हैं? तारा। अब हम देखते हैं जो सबसे अधिक
सबसे अधिक चमक होती है वो किस तारे में होती है? लाल रंग के तारे में नहीं होती है, नीले रंग के तारे में होती है। जो नीला रंग होता है वो अधिक चमकदार होता है, और जो लाल लाल रंग के तारे होते हैं वो कम चमकदार होते हैं। इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। जो नीले रंग के तारे होते हैं वो अधिक चमकदार होते हैं, और जो लाल रंग के तारे होते हैं वो कम चमकदार होते हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ शार्ट क्वेश्चन, दो चार। हमें इस ब्रह्मांड में हम कुछ जनरल चीज़ें जान लेते हैं, जैसे कि सबसे चमकीला तारा इस समय कौन है? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ? साइरस। हमारे ब्रह्मांड में सबसे चमकीला तारा इस समय जो है साइरस है। और सबसे बड़ा तारा जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बिट्टुल गुड़ा तारा जो इस समय सबसे बड़ा तारा है। ठीक। अब हम देखेंगे पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है? सूर्य है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है, और जो कि सबसे नज़दीक है पहला तारा पृथ्वी के। दूसरा निकट सबसे तारा प्रॉक्सिमा संतोरी। प्रॉक्सिमा संतोरी एक तारा है जो पृथ्वी के दूसरे नंबर पर सबसे निकट तारा है। अब हम देखते हैं इस तारों की आपने जन्म पढ़ा, किस प्रकार से वो उत्पन्न होते हैं, तारे कैसे बनते हैं। अब हम देख लेते हैं तारों की मृत्यु कैसे होती है। तारों की मृत्यु कैसे होती है? अब तारे भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला छोटे तारे, मझले तारे और बड़े तारे। जब ये छोटे तारे अपनी लास्ट समाप्ति की ओर होते हैं, जब इनका अंत होना होता है, तो ये अपनी कक्षा में बहुत तेज घूमते हैं, अपनी निहारिका का बहुत तेज चक्कर लगाते हैं। तो हम तो जान जाते हैं जब ये तारे समाप्ति की ओर होते हैं तो अपनी कक्षा में बहुत तेजी से घूमते हैं, और इनका स्पीड के कारण ये सुर्ख लाल हो जाते हैं, जिसे कहा गया लाल दैत। लाल दैत हो जाते हैं और ये सिकुड़ने लगते हैं, और ये सिकुड़ कर सफ़ेद हो जाते हैं। पहली वाली सुर्ख लाल अवस्था को क्या कहते हैं? लाल दैत। और दूसरी वाली स्थिति को जब सिकुड़ कर सफ़ेद हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? श्वेत बौना। ये दो चीज़ हम जाने। छोटे तारे जब समाप्त होते हैं, पहले लाल दैत की स्थिति में आते हैं, उसके बाद श्वेत बौने की स्थिति में आते हैं। ठीक, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं और यहाँ लिखा गया है डिटेल में। अब हम देखते हैं मझले तारे किस प्रकार से विखंडित होते हैं, समाप्त होते हैं। जब मझले तारे की नाव की ईंधन की समाप्ति होती है तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति बढ़ जाती है, और ये अधिक तेजी से गति करने लगते हैं। गुरुत्वाकर्षण के नाते, अधिक होने के नाते, सारा द्रव्यमान खिंचता हुआ केंद्र की ओर आ जाता है। जब केंद्र की ओर आ जाता है तो इसी को पल्सर या न्यूट्रॉन स्टार कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? पल्सर या न्यूट्रॉन स्टार। यानी कि मझले तारे की जब मृत्यु होती है तो इससे क्या बनता है? पल्सर और न्यूट्रॉन स्टार। अब हम देखते हैं बड़े तारे की मृत्यु कैसे होती है। बड़ा तारा है, इसके समाप्त जब होते हैं तो इसकी गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसके आसपास जो सारी चीज़ें हैं वे अपने ओर खींचता है, आसपास स्वयं तो सिकुड़ता है और आसपास की चीज़ों को भी अपनी केंद्र की ओर आकर्षित करता है। ठीक, आसपास की चीज़ों को जब सारी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, बल्कि
इसके आसपास स्थित प्रकाश को भी अपने अंदर समाहित कर लेता है। इस घटना को ब्लैक होल की घटना कहते हैं या कृष्ण विवर की घटना कहते हैं। ब्लैक होल की घटना यह अपने आप, इसकी गुरुत्वाकर्षण इतनी शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि अपने आसपास की सारी चीज़ों को अपनी अंदर समाहित कर लेता है, अपनी केंद्र की ओर आकर्षित कर लेता है। यहाँ तक कि अपने पास उपस्थित, अपने आसपास प्रकाश को भी उपस्थित अपने अंदर समाहित कर लेता है। इसी को क्या कहा जाता है? ब्लैक होल की घटना। समझ में आया? ब्लैक होल की घटना या कृष्ण विवर इसी को कहा जाता है। जो प्रकाश, जो तारे की मरने की घटना है, इसको प्रतिपादित किया था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। सुब्रमण्यम शेखर ने 1923 ईस्वी में इसको प्रतिपादित किया था कि किस तरह से प्रकाश प्रकाश देने वाले तारे किस प्रकार से इनका विनाश होता है। अब हम देखते हैं बड़े तारों की आयु छोटे तारों की आयु से कम होती है, इसलिए क्योंकि जो बड़े तारे होते हैं उसका पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है वो बहुत अधिक होता है, इसलिए उससे निकलने वाली ऊर्जा की मात्रा जो होती है वो अधिक होती है, यानी इसमें नाभिकीय संलयन बहुत अधिक होता है, जिससे इनकी आयु कम होती है। जो छोटे तारे होते हैं उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होता है, इसलिए इनसे निकलने वाली ऊर्जा की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए इनकी आयु अधिक होती है बड़े तारों की अपेक्षा। क्योंकि इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होता है, बड़े तारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा होता है। अब हम देखते हैं जब बड़ा तारा कोई विनाश होता है या फटता है या कुछ होता है, तो इससे जो निर्मित होता है फटने के बाद या नष्ट होने के बाद जो ऊर्जा निकलती है उसे सुपरनोवा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सुपरनोवा। जब छोटे तारे विखंडित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? नोवा कहा जाता है। ठीक। जो सुपरनोवा की चमक होती है नोवा से अधिक होती है। जाहिर सी बात है, जब छोटा तारा रहेगा तो उससे निकलने वाली विस्फोट के बाद निकलने वाली ऊर्जा का मात्रा कम होगा और सुपरनोवा से निकलने वाली ऊर्जा का मात्रा अधिक होगा। इसलिए बड़े तारे के विखंडित होने पर सुपरनोवा का निर्माण होता है और छोटे तारे के विखंडित होने पर नोवा का विकास होता है। ठीक, ये तो रहे तारे के संबंध में जानकारी। अब हम देखते हैं तारों के बाद आता है, तारों से मिलकर बना होता है तारामंडल। तारामंडलों से मिलकर बना होता है निहारिका। तारामंडल आप समझ ही रहे हैं, कई तारों का समूह क्या कहलाता है? तारामंडल कहलाता है। अब हम देखते हैं निहारिका। निहारिका के प्रकार। निहारिका आप जान ही रहे हैं, निहारिका किसे कहते हैं? निहारिका वो होते हैं जिसमें कई तारामंडल होते हैं, कई ताराओं का समूह होता है, उसे हम क्या कहते हैं? निहारिका। अब हम देखते हैं निहारिका कितने प्रकार की होती हैं। आइए देखते हैं निहारिका कितने प्रकार की होती हैं। निहारिका जो है 3 प्रकार की होती हैं। पहली निहारिका गोलाकार निहारिका, दूसरा सर्पाकार, तीसरा जो है अनियमित, उसका कोई आकार नहीं है। कोई तारामंडल वहाँ है, कोई तारामंडल वहाँ है, कोई तारामंडल वहाँ है, जिससे कि कोई इसका स्ट्रक्चर नहीं बनता, इसलिए इसे कहा जाता है अनियमित निहारिका। जो गोलाकार निहारिका है, ये एक गोले के आकार में सभी तारामंडल एकत्र होते हैं, सभी तारामंडल होते हैं, जैसा कि आप पहले फिगर में देख रहे हैं।
इसे क्या कहा है? गोलाकार निहारिका। और दूसरा है सर्पाकार, ये जैसे सर्प की तरह ऐसे बना होता है, इसमें कई तारामंडल होते हैं। जो हमारा सौरमंडल है जिसमें सूर्य तारा है, वो तारा वो निहारिका, सर्पाकार निहारिका में स्थित है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये सौरमंडल हमारा है कहाँ पे? सर्पाकार निहारिका में। अनियंत्रित में अनियमित में तारामंडल जो होते हैं अनियमित तरीके से बिखरे हुए होते हैं। ठीक। अब हम देखते हैं ये निहारिका जो है जिसमें हमारा सौरमंडल है, सर्पाकार निहारिका में हम इस सर्पाकार निहारिका को आकाशगंगा, मंदाकिनी मंदाकिनी दुग्ध मेघना और क्या कहते हैं, एरावत पथ भी कहा जाता है। ठीक। अब हम देखते हैं कि जो सूर्य है, हमारा जो सूर्य है, इस निहारिका का चक्कर लगाते हुए इसे 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। इस अवधि को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड वर्ष भी कहा जाता है। अर्थात एक ब्रह्मांड वर्ष में जो होता है 25 करोड़ वर्ष होता है। हमारा जो इस सूर्यमंडल है, सौरमंडल में उपस्थित जो सूर्य है, हमारी निहारिका का चक्कर 25 करोड़ वर्ष में इस चक्कर को लगाता है, जिसे क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। ठीक। यहाँ तक समझ में आया? सौरमंडल क्या है, सौरमंडल कहाँ रहता है? निहारिकाओं में रहता है। अब हम देखते हैं सौरमंडल, हमारा सौरमंडल कैसा है, क्या है हमारे सौरमंडल में। ठीक। हम देखते हैं अपने सौरमंडल में, हमारा जो सौरमंडल है, हमारे सौरमंडल में जो सूर्य है वो केंद्र पर स्थित है और इसमें जो ग्रह हैं, इस समय तो 8 ही ग्रह हैं, पहले 9 ग्रह थे, अब 8 ग्रह हैं। एक जो ग्रह प्लूटो था वह इस समय ग्रह से निकाल दिया गया है, ग्रह की संख्या में से, क्योंकि यह सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को छोड़कर कभी बाहर चला जाता था, ब्रह्मांड में सूर्य की कक्षा को छोड़कर बाहर चला जाता था, अनियमित ढंग से इस सूर्य का चक्कर लगाता था, इसलिए इसे ग्रहों में से हटा दिया गया। अब हम देखते हैं जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? उपग्रह। ठीक। अब उसके बाद हम क्षुद्र ग्रह देखते हैं। क्षुद्र ग्रह में 2 ग्रह हैं, एक प्लूटो और एक जेना, प्लूटो जेना। अन्य ग्रह में जैसे उल्कापिंड हो गया, ध्रुव धूमकेतु हो गया, क्षुद्रिकाएं हो गई। हम इसके बारे में विस्तार से डिस्कशन करेंगे। उल्कापिंड, धूमकेतु, क्षुद्रिकाएं। अब हम देखते हैं पहला ग्रह, प्लेनेट। ठीक। सूर्य के चारों ओर नियमित कक्षा में चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है? ग्रह कहा जाता है। ये जो ग्रह सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, इस सूर्य से एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बने होते हैं। सभी ग्रह एक समान नहीं होते, कुछ ग्रह छोटे होते हैं, कुछ ग्रह बड़े होते हैं और ये अपनी कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, अगर ग्रहों की स्थिति देखा जाए, किस प्रकार से सूर्य से लगे हुए हैं, किस क्रम में लगे हुए हैं, तो जैसा कि यहाँ नीचे दिखाया गया है, ये सूर्य है। ठीक। सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह क्या है? बुध। ये बुध हो गया।
उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद मंगल है। अब हम देखते हैं मंगल के बाद जो है एक क्षुद्रिकाओं की पट्टी पाई जाती है, यानी क्षुद्रिकाओं की पट्टी पाई जाती है। इसके बाद आता है बृहस्पति, यानी बृहस्पति और मंगल के बीच एक क्षुद्रिकाओं की पट्टी पाई जाती है, और इस क्षुद्रिकाओं से हमारा सौरमंडल दो भागों में बटा हुआ है, सौरमंडल की आंतरिक भाग और बाह्य भाग। हम क्षुद्रिकाओं से सूर्य की तरफ के ग्रह को पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह, पार्थिव ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हमारा जिस ग्रह पे हम लोग हैं पृथ्वी, यह ग्रह है, इसलिए इसे पृथ्वी ग्रह पार्थिव ग्रह कहते हैं। यह पृथ्वी सहित है और यह क्षुद्रिकाओं से अंदर की ओर है, यानी सूर्य की ओर है, इसलिए इसे आंतरिक ग्रह कहते हैं। और क्षुद्रिकाओं से बाहर वाले सभी ग्रह को बाह्य ग्रह या गैसियस ग्रह भी कहते हैं। बाह्य ग्रह में बृहस्पति है, क्षुद्रिकाओं के बाद बृहस्पति हो गया, उसके बाद शनि है, अरुण है, वरुण है। ठीक, जो देखते हैं अब हम एक एक ग्रह के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। ठीक, जो ये शनि ग्रह है, शनि में हम देखते हैं कि पट्टियां पाई जाती हैं जो चमकते रहते हैं। अब हम देखते हैं जो ये शुक्र और अरुण ऐसे ग्रह, दो ग्रह हैं जो सूर्य के क्लॉकवाइज अर्थात पूर्व से पश्चिम चक्कर लगाते हैं। मतलब शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं, मतलब इसके अलावा कोई ऐसा काम नहीं करता, यानी कि शुक्र और अरुण क्लॉकवाइज सूर्य का चक्कर लगाते हैं, अर्थात पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं, और अन्य सभी ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाते हैं, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज में चक्कर लगाते हैं। अब हम देखते हैं सूर्य। सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध। जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, सबसे निकट ग्रह कौन है? बुध। बुध है। तो सूर्य से निकलने वाले ऊर्जा की मात्रा सबसे ज्यादा कहाँ होनी चाहिए? बुध पर। सबसे ज्यादा टेम्परेचर भी यहीं का होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पर वातावरण नहीं पाया जाता है, यहाँ वातावरण अनुपस्थित है, जिससे कि सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें, ऊर्जा की मात्रा अपने ग्रह पर बुध नहीं रोक पाता, और यह दिन ढलते ही बुध पर इस सारी ऊर्जा की मात्रा वापस वायुमंडल में चली जाती हैं, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर कम हो जाता है। इसके दूसरे नंबर पर आने वाले ग्रह शुक्र है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर सामान्य बना रहता है,